हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हमें प्रिपरेशन करनी है तो किस तरीके से हम किसी भी सब्जेक्ट की करें। तो वैसे तो हम बात करेंगे यहाँ पे समाजशास्त्र की, सोशियोलॉजी की, कि हमें प्रिपरेशन कैसे करें इस सब्जेक्ट की, क्योंकि इतना ये वास्ट तो नहीं है, पर इसका जो जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। और इसे समझने के लिए पहले हमें इस प्रश्न को समझना होगा कि समाजशास्त्र आखिर है क्या। समाज में हम किस क्षेत्र को, किस विषय वस्तु को और किस एरिया तक पढ़ाई करते हैं, मतलब इसमें हम किस किस चीज़ों को पकड़ते हैं। वैसे तो ये समाज है, जब से समाज बना है तब से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हो चुकी है, लेकिन अब इसको पढ़ने में ये लास्ट में स्टार्ट हुआ। पहले हमारे बाकी जो भी विषय रहे, जैसे विज्ञान बने हैं, सारे विज्ञान पहले बने, उसके बाद ये सोशियोलॉजी बना है सब्जेक्ट। जैसे हमारे अगस्ट कॉम्ट हैं, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया, इसका नाम दिया, इसलिए उन्हें सोशियोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। और उन्होंने इसे नाम दिया। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे सभी विषय बन चुके थे, फिलॉसफी और जैसे जो भी विषय थे लगभग सभी बन चुके थे। उसके बाद ये सोशियोलॉजी शब्द आया। सोशियोलॉजी जो विषय रहा तब बना है। जैसे कहते हैं आसपास के एरिया को हम पहले देख लेते हैं, खुद को हम बाद में जानते हैं, तो ऐसा ही कुछ सोशियोलॉजी के साथ हुआ। तो सोशियोलॉजी जो विषय बना, तो पहले तो समाज में लोगों ने अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को देखा, उसके बाद खुद पे ध्यान दिया कि हम क्या हैं, हमें किस तरीके से चलना है या चलते हैं। तो ऐसे ही कुछ विषय का मुद्दा है समाजशास्त्र का। तो इसमें हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र को यदि हमें प्रिपरेशन करनी है इस विषय की, तो हम किस तरीके से करें। तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे कि हमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यदि पढ़ना है इसे। वैसे इसके यूज़ तो बहुत से आपको पता होंगे कि इसका कितना बेनिफिट है, कहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ के आप इस चीज़ को गेन कर सकते हो। लेकिन इसकी जो एरिया है, हमें कहाँ तक, इसका एरिया बहुत बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें और सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाई जाती, सभी कुछ इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। समाज में वैसे सभी चीज़ें समाज में, इकोनॉमिक्स भी समाज में आती है, राजनीति भी समाज में आती है। ऑल राउंड लगभग सभी एरियाज़ जो सब्जेक्ट्स हैं समाज से ही रिलेट करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने अपने एक पृष्ठभूमि तैयार कर रखी है, अपना क्षेत्र बना रखा है कि हमें ये तैयारी करनी है, ये इस विषय पे बात करनी है। लेकिन सोशियोलॉजी का ये रहा कि जो चीज़ें अन्य में नहीं पढ़नी तो उसमें पढ़नी है, तो ये चीज़ें इसमें हैं। तो हमें थोड़ा ये रहता है कि हमें इसमें क्या क्या आखिर पढ़ना है। तो पहले तो आपको इस विषय को पढ़ने के लिए इस विषय के बारे में जानना होगा कि इस विषय की उत्पत्ति तो वैसे तो वेस्टर्न में हुई है। हमारे जो फ्रांस है, फ्रांस में ऑगस्ट कॉम्ट ने की थी, इस विषय को प्रतिपादित किया था। जो फ्रांस की क्रांति वगैरह हुई थी उसके दौरान इन्होंने इस चीज़ को बताया कि इसका उत्पादन हुआ या इसकी उत्पत्ति हुई विषय की। वहाँ की जो भी घटनाएं वगैरह घटित हुई, जहाँ की वहाँ के शासन जो राजा था, तो लुइस सोलवा, उसने किस तरीके से उसकी जो राज प्रशासन प्रणाली थी किस तरीके से कार्य कर रही थी, लोग किस तरीके से त्राही त्राही हो रहे थे। तो वो सब चीज़ों को उन्होंने देखा, उनको चीज़ों को स्टडी किया, उनको समझा। उसके बाद देखा कि समाज में परिवर्तन कैसे आते हैं, लोग किस वजह से, किस कारणों से, किस स्थिति में किस तरीके से बदलते हैं, ये सब चीज़ें उसमें देखी। तो फिर अगस्ट कॉम्ट ने इस चीज़ को बताया, अपने सोशियोलॉजी को फिर उन्होंने प्रस्तुत किया। तो कहा कि उन्होंने स्टेज की बात की, लॉ ऑफ स्टेज की बात की है, जिनमें इन्होंने अच्छे से जो लोगों के थॉट होते हैं, मस्तिष्क का चिंतन होता है, किस तरीके से करते हैं। तो उन्होंने 3 स्टेज बताए जिसके आधार पे मस्तिष्क कार्य करता है मनुष्य का, और उसे एक ऑथेंटिक रिजल्ट निकलता है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। उसके बाद जो हमारे दुर्खिम जी आए, वैसे तो जैसे हमने कहा कि फ्रांस में इसकी उत्पत्ति हो गई थी, वैसे ही जैसे हमारा भारत है, भारत में अन्य राज्य हैं, उसी तरीके से फ्रांस मतलब विदेशों में, वेस्टर्न में तो कई सारे राज्य देश हैं तो आसपास के देशों में भी जो अलग अलग रहे, जर्मनी रहा, उसमें हमारे बेबर जी और कार्ल मार्क्स वगैरह आए। उन्होंने अमेरिका में हमारे रहे, टानीज वगैरह रहे। ऐसे ऐसे अलग अलग, जैसे राज्य में हमारे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में यदि कुछ चीज़ें घटित होती हैं तो अलग बिहार में उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, और वहाँ पे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, ऐसे ही बिहार, पंजाब सभी जगह पड़ता है। तो ऐसे ही वहाँ पे भी इस तरीके से जब इन्होंने उत्पत्ति की विषय की, तो दूसरे जो हमारे थिंकर आए, तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे ऐसे स्टडीज़ की धीरे धीरे हुई है।
तो इस चीज़ को आपको पहले समझना होगा कि ये इसका जो विषय क्षेत्र रहा वो तो ठीक है, वो भी आपको देखना होगा इसका विषय क्षेत्र क्या है, लेकिन इसको ये उत्पत्ति किस किस सीक्वेंस में कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुई, किसने किसने कहाँ पे किस चीज़ को बताया, ये पहले आपको देखना होगा। और प्लस सबसे पहले यदि मैं रिकमेंड करूँ तो आपको इसकी प्रोस्पेक्टिव को, इसकी विचारधारा को समझना चाहिए। विचारधाराएँ क्या थीं, क्या विचारधारा स्टार्टिंग में क्या थी, पहली विचारधारा किस तरीके से उत्पत्ति हुई थी उसकी, और परिप्रेक्ष्य किस परिप्रेक्ष्य में, सबका अपना अपना परिप्रेक्ष्य होता है, परिप्रेक्ष्य की नज़र से चीज़ को देखा जाता है। पहला तो ये था कि परिप्रेक्ष्य और प्रोस्पेक्टिव में क्या डिफरेंस है, तो ज़्यादा कोई माइनर डिफरेंस नहीं होता है, जैसे कहते हैं ना उपनाम जैसा होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोस्पेक्टिव एक नज़रिया होता है ऊपर से नीचे तक देखने का। प्रोस्पेक्टिव, अब जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, तो जैसे कि हमारा एक नज़रिया है, कोई है वैज्ञानिक है, ठीक है, वैज्ञानिक कहते हैं, समाजशास्त्र के वैज्ञानिक हैं, सिविक्स के हैं, बायो के हैं, ओके, और इकोनॉमिक्स के हैं, और वो समाज को देख रहे हैं, तो अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं ना, तो नज़रिया उनका है अपना अपना, प्रोस्पेक्टिव अपना अपना है, ठीक है। उसके अंतर्गत अब किसी के पॉजिटिव होते हैं, किसी के नेगेटिव होते हैं। अब जैसे हमारे कार्ल मार्क्स क्या है, उनका कार्ल मार्क्स का जो प्रोस्पेक्टिव है, और जो महिलावादी, जो महिला हैं, महिलावादी जो प्रोस्पेक्टिव है महिलाओं के लिए, उसमें हमारा मार्क्सवादी भी आ जाता है। वो दृष्टिकोण है, अप्रोचेज हैं, जो उसके प्रकार, जो महिलावादी परिप्रेक्ष्य के जो प्रकार हैं ना, वो होते हैं हमारे वो अप्रोचेज उन्हें कहते हैं। कई भागों में जैसे संघर्षवादी और रेडिकल जैसे, और समानता वाले, जो ये सब चीज़ें हैं, ये हमारे दृष्टिकोणों के अंतर्गत आती हैं, कि दृष्टिकोण देखने का नज़रिया अलग अलग हो जाता है। किसी उसी चीज़ को प्रोस्पेक्टिव को वो पॉजिटिव वे में देखते हैं और नेगेटिव वे में देखते हैं। ये चीज़ें नज़रिया, प्रोस्पेक्टिव तो एक है, लेकिन उसका जो अप्रोचेज़ हैं वो अलग अलग हैं। तो ये भी आपको समझना होगा सबसे पहले कि कौन से प्रोस्पेक्टिव में कौन कौन से थिंकर आते हैं। वैसे तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले सोशियोलॉजी में बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव हैं। अब लेकिन आपको बेसिकली स्टार्टिंग में जो प्रोस्पेक्टिव फॉलो किए गए, जो हमारे बेबेरियन हैं, विचारधारा जो रही उसको आपको पहले देखना है। बेबेरियन रही और हमारी कार्ल मार्क्स वाली रही, जो जो थिंकर आए स्टार्टिंग में, उनके आधार पर उनको हम बोलते हैं। वैसे एक एक जो विषय है प्रोस्पेक्टिव, उसको कई नामों से जानते हैं। तो प्रत्यक्षवाद वो है, और संरचनात्मक, ये सब वो सिद्धांत दिए गए, इन्हें हम प्रोस्पेक्टिव से भी देखते हैं, परिप्रेक्ष्य से भी, और सिद्धांत भी हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि जैसे ये अगस्ट कॉम्ट थे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इन्होंने उद्विकासी सिद्धांत, उद्विकास के बारे में बताया, और फिर ऐसे उनसे रिलेट करते हुए उन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी दी। उसको फॉलो हमारे दुर्खिम जी ने किया, वो भी फ्रांस के ही थे। उन्होंने जब किया तो उन्होंने भी उस चीज़ को अपने तरीके से बताया। स्टार्टिंग में जो हमारे अगस्ट कॉम्ट थे, इन्होंने तो इस चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्योंकि इन्होंने खुद प्रत्यक्षवादी नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने लास्ट में एक फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट दे दिया था। तो इससे उनके जो वैज्ञानिक तरीके से पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया। तो उसे हटाने के लिए हमारे जो दुर्खिम जी आए, उन्होंने उस चीज़ को कहा कि नहीं, हम इसे वैज्ञानिकी तरीके से ही प्रोवाइड कराएंगे सोशियोलॉजी को, इसको हम बिल्कुल प्योर सोशियोलॉजी बनाएंगे। तो रियल फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं हमारे जो दुर्खिम जी हैं। तो इन्हें तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो आगे हम देखते हैं, जैसे कि हमारे जो थिंकर रहे ये, ठीक है, प्रत्यक्षवाद आता है, फिर संरचनावाद आता ये बाद में नहीं आते हैं, आगे पीछे मतलब सीक्वेंस में भी चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग थिंकर आए, उन्होंने अपना अपना मत दिया इस विषय पे। तो उन्होंने जब मत दिया तो उनके अपने थॉट्स रहे, अपने देखने का नज़रिया रहा। तो उन्होंने अपने अपने, अब मार्क्स ने केवल आर्थिक व्यवस्था पे बात की, मजदूर वर्ग पे बात की, और वेबर जी ने उनको खंडन किया। उन्होंने कुछ धर्म के सिद्धांत के बारे में उन्होंने खंडन कर दिया उनका, कार्ल मार्क्स जी का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है। लोग सत्ता के बारे में उन्होंने बात की, धर्म को साथ में ले लिया सत्ता के बारे में, कि सत्ता के साथ हमें 3 प्रकार की सत्ता है। उन्होंने चमत्कारी और
सत्याग्रह के बारे में बात की है। तो इस तरीके बेवेरियन प्रोस्पेक्टिव रहा, और इस तरीके से ये जो प्रोस्पेक्टिव हैं ये आपको पहले जानने हैं। बेसिकली ट्रेडिशनल जो भी थिंकर हैं उनको आपको जानना है, और प्रकारवादी हमारे मर्टन भी हैं, मेलिनोवस्की भी हैं। तो ये जो थिंकर हैं ये थोड़ा थोड़ा आगे पीछे आते रहे, उन्होंने उनको फॉलो किया। तो ये सब चीज़ें आपको देखना, स्टार्टिंग में पहले कौन थे, फिर उसके बाद उनको क्रिटिसाइज़ किसने किया, उनके बारे में किसने किस जो विषय रहा, कौन सा टॉपिक रहा जिस पे क्रिटिसाइज़ करके अपनी बात कही। इस तरीके से आप यदि सीक्वेंस में आप याद करते हो तो बहुत अच्छे से आपको ये पहले सोशियोलॉजी के बारे में समझ लो। जब सोशियोलॉजी के विषय के बारे में समझ लो, उसके क्षेत्र के बारे में, उसके प्रोस्पेक्टिव के बारे में, उसके अप्रोचेस के बारे में जान लेंगे, तो उसके बाद आपको ईजी हो जाएगा कि आप सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं। और आपको रिलेट करते हुए पढ़ना है, ऐसे नहीं हो पाएगा। रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये आपको याद रखना है। आगे जो भी सिद्धांत वगैरह बने हैं इसी अप्रोचेस की वजह से, ये अवधारणाओं की वजह से बने हैं, तो ये भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। विचारधाराओं के बारे में कई विचारकों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो भी आपने देखे होंगे। तो वो भी अपने अपने अलग अलग अप्रोचेस दिए हैं। तो बेसिकली जो मेन है उसे लेकर चलना है, बाकी तो है ही हैं, उनके आधार पे और भी थिंकर आए, उन्होंने उस चीज़ के बारे में बात की। लेकिन बेसिकली जो हैं उनको हम, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो रिलेट करते हैं, फिर उनको लेके चलना है। ठीक है, उनको लेके हम फ्लो में रहेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही क्लियर तरीके से हम समझ पाएंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे। और फिर इसके बाद इसमें जो भी कमियां आई, जो मैंने पहले बताया, प्रकारवादी रहा और मार्क्सवादी रहा, रेडिकल, तो मार्क्सिस्ट रहे, और जो हमारे प्रत्यक्ष जो रहा, इसके बारे में फिर इनमें जो ढीलापन आया, इसमें जो खामियां नज़र आई औरों को, आगे जो विचारक रहे उन्होंने इसे न्यू बनाया। जैसे नव प्रकारवाद आपने सुना होगा, नव प्रकारवाद बना, नव मार्क्सवाद बना, और हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शन वाला जो ब्लूमर ने दिया था, उसको फिर मिलाया, और फिर एक हमारा जो अब मॉडर्न है। ऐसे तो दो चीज़ें हैं मेन, वैज्ञानिक तरीके से, एक मानवीय तरीके से। मानवीय तरीके से यदि हम स्टडी करते हैं तो किस पे आते हैं, हमारा जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है उसके साथ इंक्लूड हो जाता है हमारा निर्जातीय पद्धति शास्त्र, एथनोमेथोडोलॉजी, हेरोल्ड गारफिंकल का जो कॉन्सेप्ट है वो, उसमें हम स्टडी करते हैं। और प्लस हमारा जो दूसरा है फेनोमेनोलॉजी, हर्टफेल्ड सुल्ज का है जो, उसको वो हम मानवीय स्टडी के अंतर्गत करते हैं। मानव अध्ययन जो है, मानव शास्त्र, उसको समाजशास्त्र के दो कैटेगराइज किए गए हैं। एक होता है हमारा वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार, और एक मानवीय के साथ ये जो चीज़ें आती हैं जो माइक्रो लेवल से की जाती हैं, जो छोटे स्तर पे छोटी छोटी घटनाओं को हम लेके उस चीज़ का अध्ययन करते हैं, एक व्यक्तिवादी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं। और मैक्रो पे वो हमारे जो ट्रेडिशनल थिंकर रहे, उन्होंने समाज की पूरी चीज़ों को पूरे प्रोस्पेक्टिव पर उससे अप्लाई किया, उन चीज़ों को, सभी चीज़ों को एक साथ लेके हुए चले, तो वो होता है मैक्रो। तो इस तरीके से आपको करना है। और बाकी जो ये सब चीज़ें हैं, पहले आपको इन्हें समझना, इसके बाद इनको किसने क्रिटिसाइज़ किया, फिर कैसे क्या इन चीज़ों को हुआ, तो ये सब चीज़ें आपको जाननी है। उसके बाद ये जब आप एक दूसरे से रिलेट करते हुए क्लियर करेंगे तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, ये आपका जो सोशियोलॉजी के जो थिंकर हैं उन्होंने किस तरीके से, कहाँ से आए, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ये चीज़ें आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है। और रही बात कॉन्सेप्ट की, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि जो कॉन्सेप्ट उभर के आया पहले वो किसने किया, फिर उसके बाद कौन से कॉन्सेप्ट को किसने, क्योंकि हर जो थिंकर हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। पहले स्टार्टिंग में तो किसी ने नया कॉन्सेप्ट दिया है, वो मेन है, उसके बाद उससे भी जो रिलेट करते हैं उनको भी उसके साथ ही आपको इंक्लूड करके हुए याद करना है, जिससे आपको बिल्कुल ही क्लियर रहेगा कि कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा कि किसने किसको कहा है या कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ठीक है। फिर हमारे जो भी आगे के जो महिला पे जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे सिगमंड डी बोआल्स वगैरह हैं और मैनिफेस्टो वगैरह हैं, जो ये सब चीज़ें हैं, तो इनको फिर याद करना है आपको। ये तो मॉडर्न वाले हैं कॉन्सेप्ट, जो ये प्रोस्पेक्टिव हैं, तो इनको याद, मतलब इनको समझिए ऐसे ही। और फिर कॉन्सेप्ट रहेंगे, और जो हमारा, तो इस तरीके से यदि आप करते हो सोशियोलॉजी में प्रिपरेशन, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा
और कोई क्वेरी एंड सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि आपको जो जनजातियों से रिलेट करते हैं, जनजातियों वाला टॉपिक जो है उसको थोड़ा इसमें हम नहीं करेंगे, पहले इसको हम समझ लें। जनजाति एक अलग टॉपिक है जो है तो इसी का पार्ट। इसमें हमने जो हमारे थिंकरों ने जो वहाँ पे फील्ड स्टडी की है, उसमें इन्होंने पढ़ाई की है, उसमें उन स्टडी की जनजातियों की, उससे हमने इन्हें रिलेट करना है। तो पहले तो आप इन्हें समझ लो, फिर हम जनजातियों के बारे में उन्होंने किस तरीके से स्टडी की, कैसे समझा, ये सब चीज़ें देखेंगे कि कौन से थिंकर रहे। और क्योंकि जाहिर सी बात है कोई थिंकर है तो वो अपने एरिया के आसपास या कहीं इधर उधर उन्होंने सोशोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट दिए उसी के आधार पर उन्होंने कहीं पे स्टडी की होगी, फील्ड स्टडी की होगी, है ना। तो ये भी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो थिंकर रहे हमारे, जो इंडियन थिंकर या वेस्टर्न थिंकर थे, उन्होंने जो फील्ड स्टडी की थी जिस क्षेत्र में, ठीक है, तो वो कहाँ पे की थी, और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप अच्छे से समझ जाओगे कि वो जो थिंकरों ने स्टडी की वो किस बेस पे थी, उनका कॉन्सेप्ट क्या था वहाँ पे स्टडी करने का। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और यदि हेल्पफुल रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।